हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, एंडोक्राइनोलॉजी, जो आपके बुक में या आपके सिलेबस में एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से मिलेगा, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से ये मिलेगा। तो क्या है ये एंडोक्राइन सिस्टम, इसको समझे इससे पहले थोड़ा कुछ बेसिक्स को समझते हैं। जब हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना होता है, उसके लिए दो सिस्टम्स बहुत ही मेजर तरीके से इन्वॉल्व हो रहे थे। एक हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहे होते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, यानी चार्जेस में पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। और वो नर्व इम्पल्स अपने यहाँ साथ एक कुछ मैसेज को कैरी कर रहे होते हैं, चाहे वो स्टिमुलस लेके जा रहे हो या फिर कुछ मोटर इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हो। इस तरह के नर्वस सिस्टम काम कर रहे थे। जैसे कि अगर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम दिखे या कुछ डेंजर दिखे, तो उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव कर रहे होते हैं। उसमें बहुत ही मेजर रोल हो रहा होता है हमारा नर्वस सिस्टम का, कि नर्वस सिस्टम हमें बताता है कि किस क्या डेंजर है और उससे हमें कैसे बचना है। नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कराता है, चाहे वो चलने में हो गया या बोलने में हो गया, देखने सुनने, बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई, इन सारी चीज़ों में नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो रहा होता है। जब बात आ जाती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थोड़े ब्रॉडर लेवल की, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डालता हूँ, चाहे वो बात कर ले कि हमारे बॉडी में ग्रोथ के इन्फ्लुएंस की, यानी हमारा बॉडी किस तरीके से ग्रो करेगा, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा होगा, यानी वो कोऑर्डिनेटेड वे में किस तरीके से ग्रोथ कर रहा होगा। या फिर जैसे बात कर ले कि हमारा बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात कर ले, ब्लड ग्लूकोज लेवल किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है और किस तरीके से डिक्रीज कर रहा होता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, चाहे वो पैनक्रियास के बेटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा हो या ग्लूकागोन का सिक्रीशन हो रहा हो। ये अलग अलग चीज़ों का एक कंबाइंड मिक्सचर हमको दिख रहा होता है एंडोक्राइन सिस्टम में। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम ये है कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्लैंड्स जो सेक्रेट करते हैं हार्मोन जो अपने साथ कुछ मैसेजेस कैरी कर रहे हैं, यानी कुछ एक्शंस कैरी लेके आते हैं, यानी मैसेज जो पहुंचता है, यानी हार्मोन कहीं पे पहुंचता है, उसका रिसेप्टर होगा जो उस चीज़ को रिसेप्ट कर रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर सेल में या फिर टिश्यू में जो चेंजेस होंगे वो शो करेगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होता है। आज के इस लेक्चर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ग्लैंड्स और उससे रिलेटेड फिर हार्मोन्स एंड उसके एक्शंस और उसके चेंजेस को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्या है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम को समझे उससे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स आर सब्सटेंस इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग प्राइमरली सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी केमिकल मैसेंजर्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? सेल सिग्नल, यानी सेल को इन्फॉर्मेशन, यानी एक अगर कोई सेल इमेजिन कर ले और इसको इन्फॉर्मेशन कुछ कोई इसी तरह का इन्फॉर्मेशन ये पहुंचाना है और वो रिलीज हो रहा होता है किसी ग्लैंड के सेल से। तो ये सेल से रिलीज होकर के वो पहुंचता है कहाँ पे है? दूसरे सेल में। वो इन्फॉर्मेशन है, यानी सेल सिग्नलिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। प्राइमरली सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा होता है, या फिर नर्व्स के एंडिंग से, नर्व एंडिंग से या अदर टिश्यूज से वो सिक्रेट हो रहा है। दीज मैसेंजर्स कैरी सिग्नल फ्रॉम सिग्नलिंग सेल्स कंट्रोलिंग सेल्स टू टारगेट सेल, यानी एक कोई सोर्स है और वहां से सोर्स से वो टारगेट सेल पे पहुंच रहा है। एंड दे इंक्लूड हार्मोन्स और हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस। अब केमिकल मैसेंजर्स जनरली क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं या हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। दे आर क्रिटिकल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस। ये केमिकल मैसेंजर्स कई तरह के बायोलॉजिकल फंक्शंस में फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम लोग धीरे धीरे एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे तो उस वक्त हमको दिखाई देगा कि किस तरीके से ये केमिकल मैसेंजर्स, यानी जिस हार्मोन की हम लोग बात करते हैं, ये हार्मोन किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा होता है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन में वो इन्वॉल्व होता है। जब उसको डिटेल देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, यानी केमिकल मैसेंजर्स के कितने टाइप्स हमको दिख रहे होते हैं और उस टाइप्स के बेसिस पे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से केमिकल मैसेंजर्स काम कर रहे होते हैं। वो भी हमको यहीं से इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी समझ में आने लगेगा। पहला क्या हमारा? एंडोक्राइन मैसेंजर्स। ये क्या है? दीज आर क्लासिकल हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू रीच टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज। बेसिकली इंडोक्राइन सिस्टम की जब बात कर रहे थे तो बचपन से हम लोग ये पढ़ते और सीखते आए हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम में जब ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है तो वो अपने टारगेट सेल पे पहुंचने के लिए ब्लड स्ट्रीम का यूज करता है, यानी ब्लड वेसल्स में। यानी ऐसे कहें कि ग्लैंड, इसको और सिंपल तरीके से ऐसे कहें कि जो हमारा ग्लैंड होता है वो ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है? वो हार्मोन को सिक्रीट करता है किसमें? ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड फ्लो में।
और वो ब्लड फ्लो पहुंचता है कहाँ पे, टारगेट सेल्स या टिश्यूज पे। ये हमारा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से ही काम कर रहा होता है, और एंडोक्राइन मैसेंजर्स भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है। ये है सेल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट हुआ, ये सिक्रीट होकर कहाँ आया, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में वो ट्रैवल करता है और उसके बाद अल्टीमेटली फिर ये टारगेट सेल्स पे ये पहुंच रहा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये टारगेट सेल्स पे पहुंचा है, ब्लड से आने के बाद ये कहाँ पहुंच रहा है, हमको टारगेट सेल पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। जिसके एग्जांपल्स क्या है, ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, और वो काम क्या करता है, तो बेसिकली वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, सेल रिप्रोडक्शन को और सेल रीजनरेशन वगैरह प्रोसेस को। इसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद आता है इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियाज, इट हेल्प्स regulate blood sugar levels by promoting uptake of the glucose into cell। बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं इंसुलिन की, जो क्या करता है, पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उस वक्त इंसुलिन आता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देता है। ये दोनों एग्जाम्पल किसका था, एंडोक्राइन मैसेंजर्स का। अब आ जाते हैं हम लोग पैराक्राइन मैसेंजर्स। ये क्या है, तो दीज इंडोक्राइन मैसेंजर्स को फिर से रिपीट कर देते हैं। इंडोक्राइन मैसेंजर्स सिंपल तरीके से समझे तो ग्लैंड से वो सिक्रीट होगा, यहाँ पे ना ग्लैंड से वो क्या आ रहा है, सिक्रीट हो रहा है और वो ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है। ग्लैंड से सिक्रीट हुआ, ब्लड स्ट्रीम में आया और उसके बाद फिर वो टारगेट सेल में पहुंचता है। यानी ग्लैंड से सिक्रीट होने के बाद बीच में ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड स्ट्रीम का यूज होने के बाद ही वो टारगेट सेल पे पहुंचता है। ऐसे नहीं है कि वो सेल से सिक्रीट होकर के डायरेक्ट टारगेट सेल पे पहुंच रहा है, उस वक्त फिर नेम चेंज हो जाएगा। पर जब हम कहें कि एंडोक्राइन मैसेंजर है तो कहेंगे कि ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और वो ब्लड के हेल्प से टारगेट सेल पे पहुंच रहा है। अब हमारा आ जाता है पैराक्राइन मैसेंजर्स। ये क्या है, दिस मैसेंजर्स डिफ्यूज फ्रॉम कंट्रोल सेल थ्रू नियर बाय टारगेट सेल्स थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड सब सब्सटेंसेस इंटर नेबरिंग सेल्स डायरेक्टली वाया गैप जंक्शंस। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि इंडोक्राइन मैसेंजर्स में हम क्या देख रहे थे कि इंडोक्राइन मैसेंजर्स में जब ग्लैंड से सिक्रीशन आ रहा था, वो सिक्रीशन ब्लड के मदद से वो अगले टारगेट सेल पे पहुंच रहा था। पर यहाँ पे जब पैराक्राइन मैसेंजर्स की बात करें तो वहां पे क्या है, सिग्नलिंग सेल यानी ग्लैंड जो हमारा वो सिक्रीट कर रहा है। सिक्रीशन के बाद क्या है, मैसेंजर डिफ्यूजेस थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, इसको और सिंपल तरीके से समझे तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लैंड का सेल। ओके, ग्लैंड वाला सेल है, ये सेल क्या करता है, सिक्रीट करता है। ओके, और इसके आसपास जो सेल्स हैं, इसके आसपास जो सेल्स हैं वो सेल्स में क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी सेल के आसपास यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इस सेल्स में मान लो अगर हम इसको कहें कि ये हमारा टारगेट सेल्स है, टारगेट सेल्स है, तो इस टारगेट सेल्स पे कितनी आसानी से पहुंच जाएगा कि ग्लैंड से सिक्रीट हुआ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो हार्मोन एंटर किया या वो मैसेंजर एंटर करता है और वो मैसेंजर कहाँ पहुंच रहा है, टारगेट सेल्स पे। यानी पहुंचने के लिए बीच में हमको इंटरस्टिशियल फ्लूइड दिख रहा है। और क्या है कि अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं तो कई बार क्या होता है कि गैप जंक्शंस यानी ग्लैंड वाले सेल जहां से सिक्रीशन हो रहा है, इस सेल से यहाँ पे सेल के थ्रू ही जंक्शन, गैप जंक्शन जो सेल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, एक सेल से दूसरे सेल वो चला जाता है, दूसरे से तीसरे, यहाँ पे गैप जंक्शंस के हेल्प से ही एक से दूसरे में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ये कब हो रहा होता है, पैराक्राइन मैसेंजर्स। यानी ऐसे समझें कि जब आसपास में ही सिक्रीशन होकर के टारगेट सेल भी आसपास में होता है तो हम लोग को पैराक्राइन मैसेंजर्स वहां पे दिख रहा होता है। सिग्नलिंग सेल्स थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो टारगेट सेल से फिर पहुंच रहा है। एग्जांपल्स इसका क्या क्या है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया या हिस्टामिन हो गया, द लिपिड कंपाउंड दैट हैव डाइवर्स रोल इंक्लूडिंग इन्वॉल्वमेंट इन इन्फ्लामेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जब हम लोग डिटेल कभी देख रहे होंगे तो उस वक्त हमको अच्छे से देखेंगे कि कैसे वो इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व हो रहा होता है या ब्लड फ्लो रेगुलेशन में किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। हिस्टामिन की बात करें, रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, जब एलर्जिक रिएक्शन हो रहा दिख रहा होता है उस वक्त हम ये रिलीज हो रहा है हिस्टामिन। इट इंक्रीजेस ब्लड वेसल्स परमिएबिलिटी एंड कॉजेज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, या ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी की क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है हिस्टामिन। यानी पैराक्राइन का एग्जांपल सिंपल से क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन। अब आ जाते हैं ऑटोक्राइन। ये क्या है, दीज मैसेंजर्स अफेक्ट द सेम सेल्स दैट सिक्रीट देम, they act on the source itself on nearby cells sometime। बेसिकली है क्या, पहले हम लोग इंडोक्राइन सेल्स की बात किए थे, पहले हम लोग इंडोक्राइन मैसेंजर्स की बात किए थे। उस वक्त सेल यानी ग्लैंड से जो सेल सिक्रीट कर रहा है, हार्मोन या मैसेंजर सिक्रीट कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड का यूज कर रहा है और ब्लड से फिर टारगेट सेल पे पहुंच रहा है, ये हो रहा था।
अब क्या था, सेकंड हमारा था पैराक्राइन। उस वक्त ये हो रहा था कि जब सेल से सिक्रीट हो रहा था, वो सेल के आसपास में ही जो टारगेट सेल से वहीं पे वो जा रहा था, या वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हेल्प ले ले या गैप जंक्शंस का हेल्प ले ले। तीसरा हमको दिख रहा है ऑटोक्राइन मैसेंजर्स। ये क्या है, दिस मैसेंजर्स अफेक्ट द सेम सेल दैट सिक्रीट देम, यानी ये क्या करता है, जो सेल उसको सिक्रीट कर रहा है उसी पे ये काम कर रहा है, यानी खुद सिक्रीट करके खुद के ऊपर ये काम कर रहा है। इसका एग्जांपल्स है ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स, इम्यून सेल्स उसको प्रोड्यूस करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस एंड इन्फ्लामेशन। जब हम लोग एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लामेशन देखेंगे, जब ल्यूकोट्राइन्स का फंक्शंस देखेंगे, उस वक्त हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से सेल वहां से सिक्रीट हो रहा है इन ल्यूकोट्राइन्स को किस तरीके से सिक्रीट कर रहा है, और वही खुद के ऊपर वो फिर काम कर रहा है। दे एक्ट ऑन द सेल दैट रिलीज देम कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्यून रिस्पॉन्स। बेसिकली वो इम्यून रिस्पॉन्स में फिर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। अब हम लोग को दिख रहा होता है न्यूरोक्राइन मैसेंजर। ये क्या है, दीज इंक्लूड्स न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोहार्मोन्स। अब इसमें न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स में दो चीजें हम लोग को देखने को मिलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोहार्मोन्स। न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन नर्व सेल्स और फ्रॉम नर्व सेल टू मसल्स और टिश्यूज, यानी नर्व सेल क्या बिटवीन नर्व सेल्स, या फिर कहने का मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग कब कहेंगे, जब रिलीज होने वाला जो मैसेंजर है वो नर्व सेल से रिलीज होकर के किसी नर्व सेल पे वो काम कर रहा होगा, तो कह रहे होंगे नर्व सेल से रिलीज होकर किसी और नर्व सेल पे काम कर रहा होगा, उस वक्त हम लोग कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। या फिर ये कंडीशन अगर नहीं है तो वो हो रहा होगा कि नर्व सेल से रिलीज होकर के किसी मसल या किसी टिश्यू पे जाकर के वो क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। उस दोनों कंडीशन में ये जो हमारा रिलीज होने वाला सब्सटेंस है वो हमारा क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन नर्व सेल और फ्रॉम नर्व सेल टू मसल और अदर टिश्यूज। या फिर मसल की बात कर लें या फिर वो किसी और टिश्यू में जाकर के वो एक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर दिख रहा है कि न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होते हैं और फिर किसी मसल टिश्यू में या जाकर के वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल हमको क्या दिख रहा है, एसिटाइलकोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस अलाउइंग मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में एसिटाइलकोलिन का इन्वॉल्वमेंट। डोपामिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज अ की रोल इन मूड, मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड पाथवेज इन द ब्रेन। बेसिकली डोपामिन जो हमारे मूड को और मोटिवेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है या फिर ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में जिस तरीके से इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो डोपामिन क्या है, हमारा एग्जाम्पल किस चीज का है, न्यूरोट्रांसमीटर का। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूरोहार्मोन्स क्या था, पहले इसको क्लियर करते हैं। न्यूरोहार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम नर्व सेल इनटू द ब्लड टू टारगेट डिस्टेंट ऑर्गन्स। कहने का मतलब कि न्यूरोहार्मोन्स हम लोग कब कहेंगे कि जब वो सिक्रीट हो रहा होगा नर्व सेल से, सिक्रीट होने के बाद वो डिस्टेंट यानी वो ब्लड फ्लो में जाएगा और ब्लड फ्लो के बाद वो अपने टारगेट सेल्स या फिर ऑर्गन पे वो पहुंचेगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरोहार्मोन्स। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूरॉन है और यहाँ पे इसका एंडिंग है, जहां से यहाँ पे मैसेंजर रिलीज होकर के ब्लड में जा रहा है और फिर क्या है, टारगेट सेल्स या फिर ऑर्गन्स पे वो पहुंचता है, जिसका एग्जांपल हमारा ऑक्सीटोसिन है या फिर एडीएच है। इसके फंक्शंस हम लोग देखेंगे, जैसे ऑक्सीटोसिन का रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन जब हम लोग लेबर के कंडीशंस में देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेशन भेजता है यूट्राइन में, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी मिल्क इंजेक्शन प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो रहा होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। और क्या हमारा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडीएच रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय एक्टिंग ऑन द किडनीज। एडीएच हमारा वाटर बैलेंस को पार्टिसिपेट करके उसको मेंटेन कर रहा होता है। बेसिकली एडीएच जब ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हम लोग देखे थे, लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, उसमें एडीएच के फंक्शंस को भी देखे थे। तो एडीएच वही एडीएच है, ये किस चीज का एग्जांपल है, हमारा न्यूरो हार्मोन्स का। ओके, तो इस क्लासिफिकेशन से हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमारा केमिकल मैसेंजर्स कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बहुत डिटेल तरीके से समझने वाले हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते किसको हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बहुत नजदीक आ चुके हैं। ये क्या हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज क्लासिकल हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये बात ध्यान रहे कि जब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिफाइन कर रहे होंगे, उस वक्त जब उस डेफिनेशन दे तो उस वक्त हमें ये अच्छे तरीके से मुझे बताना होगा कि जो चीजें वो सिक्रीट कर रहा है, जो केमिकल मैसेंजर वो रिलीज कर रहा है, वो केमिकल मैसेंजर डायरेक्टली क्या है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, यानी सिक्रीशन आया ब्लड स्ट्रीम में और वो उसके बाद फिर वो टारगेट पे पहुंचता है।
ये इस चीज़ को जब बता रहे होंगे तो बेसिकली हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। Endocrine glands are specialized glands that produce and release chemical hormones directly into the bloodstream without using ducts। यानी जब हम लोग बचपन में कहते थे डक्टलेस ग्लैंड, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ, दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, यानी जो ब्लड में सिक्रीशन आ रहा है, यानी कोई डक्ट लेकर के वहां पे नहीं जा रहा है, वो सिक्रीशन आ रहा है और वो ब्लड में जा रहा है, यानी डक्ट नहीं होता है। दो चीजें इंडोक्राइन ग्लैंड्स को जब एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, उस वक्त हमें ध्यान रखना है कि पहली बात वो सिक्रीशन कहाँ लाएगा, ब्लड में, और दूसरी बात जो सिक्रीशन होगा वो डक्टलेस है, यानी उसमें कोई डक्ट नहीं है, टारगेट सेल पर पहुंचने के लिए कोई डक्ट नहीं है, वो ब्लड के थ्रू ही पहुंच रहा होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है, विच सिक्रीट देयर सब्सटेंसेस थ्रू डक्ट्स। यहाँ पे डिफरेंस हमको दिख रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन करता है वो किसके थ्रू पहुंचता है, सिक्रीट्स थ्रू डक्ट्स, यहाँ पे सिक्रीशन जो वो डक्ट के थ्रू पहुंच रहा है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सिक्रीशन हमारा क्या है, डक्टलेस, यानी उसमें डक्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस, रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शंस थ्रू हार्मोन्स दे प्रोड्यूस। बेसिकली क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत अच्छी तरीके से बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं, चाहे वो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने की बात हो रही हो या फिर बॉडी के अदर फंक्शंस में बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। These hormones travel via the blood to target organs or tissues where they exert their specific action to control process like growth, metabolism, immune responses। यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर दिख रहा है कि जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे वो किस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ग्रोथ के प्रोसेसेस हो गए या फिर मेटाबॉलिज्म या फिर इम्यून रिस्पॉन्स में, इन तरह की चीज़ों में क्या होता है, ये हमारा हार्मोन जो है, ये हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब हार्मोन्स कहते किसको हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर दैट प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स टिपिकली विद इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। that travels through blood stream through to regulate activity of other cells, tissues और organs। यानी जो ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करते हैं और रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी को अदर सेल्स के या फिर टिश्यूज के या ऑर्गन्स के एक्टिविटी को बेसिकली ये रेगुलेट कर रहे होते हैं। हॉर्मोन्स आर एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी इंक्लूडिंग ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इम्यून रिस्पॉन्स, मूड रेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। इन तरह की चीजों में क्या होता है, हमारा हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब क्या है, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड and secreted by specialized endocrine glands such as thyroid gland, pituitary gland, adrenal glands, pancreas, ovaries, testes जिसको हम लोग gonads भी कहते हैं। Unlike exocrine glands which release substances via ducts, endocrine glands release hormones directly into the blood stream। यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है कि endocrine glands अपने secretions को directly blood stream में डाल रहा होता है। Some hormones are also produced in specialized cells, tissues outside of the classical endocrine glands such as hormones produced by the brain, heart। यानी नॉर्मली endocrine glands हार्मोन सिक्रेट कर रहे होते हैं, पर endocrine glands के अलावा some hormones are also produced in within the specialized cells or tissue outside the endocrine glands। यानी endocrine glands के अलावा भी, endocrine glands के बाहर भी हार्मोन्स का सिक्रेशन हमको दिख रहा होता है, चाहे वो ब्रेन की बात कर ले या हार्ट की बात कर रहे या डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, यहाँ पे भी हार्मोन्स का सिक्रेशन मिलता है। पर जब हमको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हार्मोन्स का सिक्रेशन इंडोक्राइन एक्सोक्राइन, तो वहाँ पे आंसर स्पेसिफिक होगा कि हम इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन हमको जो मिल रहा होता है वो हार्मोन का सिक्रेशन मिल रहा होता है। टाइप्स ऑफ हार्मोन, और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हार्मोन्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम लोग बेसिकली 2 या 3 टाइप देख रहे होते हैं। पहला हमको दिख रहा है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन होते क्या है, दीज आर मेड ऑफ चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स। इस चीज को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, दीज आर मेड ऑफ chains of amino acid, they are water soluble and cannot pass directly through the cell membrane। Okay, instead they bind to receptors on the surface of target cells, example insulin, growth hormone और glucagon। कहने का मतलब क्या है कि पेप्टाइड हार्मोन्स बेसिकली है क्या, तो मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स। यहाँ पे हमको बहुत सारे एमिनो एसिड्स दिख रहे हैं, और एमिनो एसिड्स को जब बहुत डिटेल तरीके से देखें तो एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा, चौथा एमिनो एसिड्स के, यानी ऐसे एमिनो एसिड्स जो है हमारे, इन एमिनो एसिड्स में जो बॉन्ड बना है ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इसी पेप्टाइड बॉन्ड से हमको नाम डिराइव करके क्या मिल रहा है, पेप्टाइड हार्मोन्स, यानी एमिनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी एमिनो एसिड्स को ज्वाइन करने वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स, और वहां पे ये पेप्टाइड हार्मोन हो गया। या फिर हमको दूसरा नाम क्या दिख सकता है, प्रोटीन हार्मोन। ये नाम भी हमको दिख सकता है। तो उस वक्त हम कंफ्यूज ना हो कि पेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, बेसिकली नाम का ये डिफरेंस है।
दोनों में सिमिलरिटी सिंपल सी बात ये है कि एमिनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करके जो बॉन्ड बना रहे होते हैं वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। यानी एक चेन तो नहीं है ना, मल्टीपल चेन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ एमिनो एसिड। ये बना रहे होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और बेसिकली वो हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन, यानी पहला हार्मोन का टाइप हमारा था पेप्टाइड और दूसरा हमको दिख रहा है स्टेरॉइड हार्मोन, डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। दीज हार्मोन्स आर लिपिड सॉल्युबल, can pass through the cell membranes easily. They bind to receptors inside the cell, often influenced by gene expression. Example cortisol, estrogen और testosterone. यानी स्टेरॉइड हार्मोन या फिर फैट हार्मोन या लिपिड हार्मोन भी हम कहीं पे दिख रहा होता है। तो वो हार्मोन्स क्या है कि ऐसे हार्मोन्स या डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल या तो कोलेस्ट्रॉल से बने हो या उसके डेरिवेटिव से बने हो, उन हार्मोन्स को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स। दीज आर लिपिड सॉल्युबल एंड कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन वेरी इजीली। यानी क्या है कि सेल मेम्ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस कर पाते हैं लिपिड हार्मोन्स या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स। दे बाइंड टू रिसेप्टर्स इनसाइड द सेल, ऑफन इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन। बेसिकली क्या है कि लिपिड हार्मोन या फिर स्टेरॉइड हार्मोन की जो बात करते हैं उसका रिसेप्टर हमको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि उसका रिसेप्टर क्या है, सेल के अंदर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेप्टाइड हार्मोन्स हैव रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड लिपिड बेस्ड हार्मोन्स हैव रिसेप्टर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे वाटर सॉल्युबल जो पेप्टाइड हार्मोन है उसका रिसेप्टर हमको कहाँ दिख रहा है, सरफेस पे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का जो सरफेस हमको दिख रहा है, इस सरफेस पे हमको क्या दिख रहा है, पेप्टाइड हार्मोन का रिसेप्टर। लेकिन फैट सॉल्युबल हार्मोन, जो हमारा फैट सॉल्युबल हार्मोन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन, इसका रिसेप्टर कहाँ, सेल के अंदर हमको दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अमाइन हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड सच एज थायराइड हार्मोन्स, जिसको हम लोग थायरोक्सिन कह रहे हैं, या कैटेकोलामाइंस, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड टायरोसिन। या टायरोसिन से डेरिवेटिव या टायरोसिन डेरिवेटिव या फिर अमाइन हार्मोन्स इनको कह रहे होते हैं। बेसिकली दो हार्मोन्स और तीसरा हमको अमाइन हार्मोन जो दिख रहा होता है वो टायरोसिन जो अमीनो एसिड है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसका एग्जांपल हमको थायराइड हार्मोन में थायरोक्सिन दिख रहा है और कैटेकोलामाइन्स जो एड्रेनालिन दिख रहा है। एक्शंस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन और इनसाइड टारगेट सेल्स। दिस बाइंडिंग ट्रिगर्स अ कैस्केड ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स within the cell that leads physiological response. For example, अब एक्शंस किस तरीके से हमको दिख रहा होता है, तो बेसिकली क्या है कि इसके इफेक्ट जो होते हैं, हार्मोन्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, चाहे वो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमको मिल रहा हो या सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर मिल रहा हो, उनसे क्या होते हैं, बाइंड करने के बाद वो बायोकेमिकल इवेंट्स वहां पे होते हैं, जो क्या है, इवेंट्स within the cell that leads to physiological response, और उस इवेंट्स में हमको अल्टीमेटली कुछ रिस्पॉन्स दिख रहा होता है। फॉर एग्जांपल, पेप्टाइड हार्मोन बाइंड टू सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेट सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम टू कैरी आउट देयर फंक्शन। यानी पेप्टाइड हार्मोन्स जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उसका रिसेप्टर है, ठीक है, अब इस रिसेप्टर पे जो बाइंड होने के बाद कुछ सेकेंडरी मैसेजिंग सिस्टम जो सेल के अंदर है वो इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है। ये हमको पेप्टाइड हार्मोन्स में दिख रहा है। स्टेरॉइड हार्मोन्स इंटर सेल बाइंड टू रिसेप्टर्स in the cytoplasm or nucleus, often including DNA transcription और protein synthesis, जिसमें DNA ट्रांसक्रिप्शन हो गया या प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। दो बेसिक डिफरेंस जो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि पेप्टाइड हार्मोन सरफेस पे जो उसका रिसेप्टर है वहां पे मिल रहा होता है और स्टेरॉइड हार्मोन का रिसेप्टर हमको सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के अंदर मिल रहा होता है। पेप्टाइड हार्मोन का रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे जब बाइंड करता है तो एक्टिवेट सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, यानी रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद भी कुछ सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट करता है जो अल्टीमेटली फिर फंक्शंस को नेक्स्ट फॉरवर्ड करता है। लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन जो अल्टीमेटली एंटर कर रहा होता है सेल के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। कई बार वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। रेगुलेशन ऑफ हार्मोन लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हार्मोन लेवल्स इन द ब्लड आर टाइटली रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म टू मेंटेन होम्योस्टेसिस और बैलेंस इंटरनल एनवायरनमेंट। बैलेंस इंटरनल एनवायरनमेंट की जो बात करते हैं तो रेगुलेशन कहने का मतलब कोई हार्मोन कितने देर तक रिलीज हो और कितने अमाउंट में रिलीज हो ये कौन डिसाइड करेगा, तो उसको डिसाइड करने के लिए वो फिर उस रिलीज के मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमको दो सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या है, बेसिकली जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे उसका जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग, यानी किस अमाउंट में रिलीज हो रहा है और किस फंक्शंस को कैरी आउट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको फीडबैक मैकेनिज्म दिख रहा होता है। जैसे क्या, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मोस्ट हार्मोन सिस्टम यूज नेगेटिव फीडबैक, यानी हम लोग बचपन से इस चीज को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बार बार हम लोग को सुनने को मिल रहा होता है, तो वो सिस्टम यहाँ पे भी दिखेगा। वेयर अ चेंज इन वेरिएबल ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स दैट counteracts the initial change. For example, when blood glucose level rises, insulin is secreted to help lower blood glucose level. Once glucose normalize, insulin secretion decreases. Basically हो क्या रहा है
कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स के सिस्टम जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स को फॉलो कर रहे होते हैं। होता क्या है, तो यहाँ पे जो हार्मोन्स रिलीज हुआ उसका एक्शन हुआ, और उस एक्शन, चूंकि उसने एक्शंस को एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है कि अब ये एक्शन हो चुका है, अब इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात कर लेते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल में कंडीशन ये होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता, क्या होता है कि जब हमको ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई दिख रहा होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, उस वक्त हमारा रिलीज हो रहा होता है इंसुलिन। अब चूंकि इंसुलिन रिलीज होता है तो क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा डिक्रीज करता है। अब ये डिक्रीज हो चुका, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा था, यहाँ पे भेजेगा क्या, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी नेगेटिव रिस्पॉन्स भेजेगा कि अब इंसुलिन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, कम हो चुका है। पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ठीक इसका उल्टा काम कर रहा होता है। इन सम केसेस हार्मोन्स प्रमोट फर्दर रिलीज ऑफ same hormones until a process is complete. Release of oxytocin during childbirth which stimulate uterine contraction, further oxytocin release. Okay, तो जैसे कि अब नॉर्मली हम लोग इंसुलिन के फंक्शंस में देख रहे हैं कि इंसुलिन रिलीज हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। चूंकि अब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो चुका है, तो वो इंफॉर्मेशन जा रहा है कि अब इंसुलिन की सिक्रीशन बंद करवा दे। ये क्या था, हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये था कि जब कोई कुछ हार्मोन क्या करता है, हार्मोन्स प्रमोट फर्दर रिलीज ऑफ द सेम हार्मोन अंटिल अ प्रोसेस इज कंप्लीट। जिसका एग्जांपल हमको दिख रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जनरली पार्चुरेशन के टाइम यानी बेबी की डिलीवरी के टाइम में रिलीज हो रहा होता है। वो काम क्या करता है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को करवा रहा होता है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, और नए ऑक्सीटोसिन आ रहे हैं और अच्छे तरीके से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं। बेसिकली तब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, यानी वो फीडबैक मैकेनिज्म तब तक चलता रहेगा जब तक कि अच्छे से वहां पे डिलीवरी कंप्लीट ना हो जाए। डिलीवरी कंप्लीट होगा यानी उसके एक्शंस को जब तक वो कंप्लीटली रीच नहीं कर पाएगा, तब तक वो मैकेनिज्म चलता रहेगा, यानी उस ऑक्सीटोसिन के रिलीज को और अच्छे तरीके से वहां पे प्रमोट कर रहा है, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट भेज रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट भेज रहा है कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ये क्या हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या है हमारा, फंक्शंस ऑफ हार्मोन। हार्मोन बेसिकली काम क्या करते हैं, तो बेसिकली रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मूड, स्ट्रेस, इम्यून फंक्शन। इसको जब डिटेल तरीके देखते हैं तो हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, थायरॉक्सिन कंट्रोल हाउ बॉडी कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। जब इंसुलिन का फंक्शन देखें या थायरॉक्सिन का फंक्शन देखें, तो उस वक्त हमको दिखाई देगा कि किस तरीके से हमारा बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। उस वक्त ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी इंसुलिन का लेवल बढ़ने से और घटने से किस तरीके से हमारा मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंस होता है। जो स्पेसिफिक इंसुलिन के टॉपिक्स को डील कर रहे होंगे उस वक्त देखेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ हार्मोन, चाहे वो सेक्स हार्मोन्स हो गया लाइक एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। अब एस्ट्रोजन की बात करें या टेस्टोस्टेरोन की बात करें, क्या करता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट जब बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे इन्हीं हार्मोन्स का रोल होता है कि किसी मेल और फीमेल में किस तरह के डिफरेंसेस जनरेट हो रहे होते हैं या चेंजेस दिख रहे होते हैं, वो इन्हीं इन हार्मोन से इन्फ्लुएंस होकर वो ग्रोथ और डेवलपमेंट चेंजेस दिखता है। रिप्रोडक्शन की बात कर ले, हार्मोन्स कंट्रोल प्रोसेसेस सच एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स ही इन्वॉल्व हो रहे थे कितने अच्छे तरीके से, चाहे प्रेगनेंसी की बात करें, लैक्टेशंस की बात करें, उनमें जो हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रिप्रोडक्शंस में। मूड स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हार्मोन्स लाइक एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अब बॉडी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब आ रहा होता है उस वक्त रिलीज की बात कर ले, या फिर हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन इन्फ्लुएंस मूड और बिहेवियर। मूड और बिहेवियर में किस तरीके से चेंजेस आता है, ये सेरोटोनिन और डोपामिन के इन्फ्लुएंस से चेंजेस हो रहा होता है। तो ये हार्मोन बेसिकली हमारे मूड और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे कि बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। इम्यून फंक्शंस की बात कर ले, हार्मोन्स लाइक थाइमोसिन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज। अब इम्यून रिस्पॉन्स में थाइमोसिन की जब बात कर ले, चाहे वो T3 T4 के मेचुरेशन की बात कर ले, या थाइमस में किस तरीके से टी सेल्स का मेचुरेशन हो रहा है, तो वो सारे फंक्शंस में थाइमोसिन का किस तरीके से रोल है और इम्यून रिस्पॉन्स को किस तरीके से वो प्रमोट कर रहा होता है, ये हम लोगों ने ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से डील कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। आई होप आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे किस तरीके का वीडियो चाहिए और किस तरीके के आपके फीडबैक है। आप अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।